नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादियों का हमला। इस हमले में 5 आतंकवादी थे, पांचों आतंकवादी मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन को ही क्यों चुना? आखिर उनका इरादा क्या था? पूरी इनसाइड स्टोरी अगले 50 मिनट में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि नए साल से ठीक एक दिन पहले 5 आतंकवादी पाकिस्तानी सीमा पार करते हैं। 2 दिन तक हिंदुस्तान पहुंचने के बाद खामोश रहते हैं और फिर नए साल के ठीक एक दिन बाद वो बाहर निकलते हैं और एयरफोर्स स्टेशन के अंदर से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। जैसा संदेह जताया जा रहा था वैसी ही खबर अब निकल कर आ रही है। ये ठीक मेरे जो पीछे एयर बेस है, एयरफोर्स स्टेशन है, इसके अंदर गोलीबारी हो रही है। चल रही है अंदर, अभी कुछ पता नहीं चल रहा कैसे होगा। सुबह 3 बजे पठानकोट में हमला हुआ है। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी दें। पाकिस्तान आर्मी है, वो इस चीज को अंजाम दे रही है, वो इस चीज को सपोर्ट कर रही है। 30 दिसंबर 2015, भारत पाक सीमा, गुरदासपुर, पंजाब। बेहद खामोशी के साथ पाकिस्तान के बहावलपुर से जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं। इसके बाद 6 के 6 गायब। एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट पाकिस्तानी सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर। सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम पठानकोट एयरबेस वो जगह है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 65 और 71 की लड़ाई में हवाई हमले में जबरदस्त भूमिका निभाई थी। इसी एयरफोर्स स्टेशन में फाइटर प्लेन MiG-21 का बेस भी है। दो दिन बाद 1 जनवरी 2016 रात के 11:30 बजे बामियाल गांव, भारत पाक सीमा के करीब। रात के अंधेरे में कुछ लोग एक इनोवा कार को रोकते हैं, फिर उसके ड्राइवर की चाकू से गला रेत कर कत्ल कर देते हैं। इसके बाद वो इनोवा लेकर फरार हो जाते हैं। 1 जनवरी 2016 रात के करीब 11:15 बजे बामियाल गांव से कुछ किलोमीटर दूर गुरदासपुर के एसपी समिंदर सिंह अपने दोस्त राजेश शर्मा के साथ नए साल की किसी पार्टी से वापस घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अचानक उसी इनोवा में सवार आर्मी की वर्दी में कुछ लोग एसपी की नीली बत्ती वाली जाइलो कार रुकवाते हैं। कार रुकते ही इनोवा में सवार लोग एसपी और उसके दोस्त राजेश शर्मा को गाड़ी से जबरन बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वो राजेश को चाकू से जख्मी कर उसका मोबाइल फोन छीन लेते हैं। फिर दोनों को पास के ही एक खेत में फेंककर एसपी की गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। 2 जनवरी 2016 रात के करीब 12:05 पठानकोट, पंजाब। हमलावरों के भाग जाने के बाद एसपी समिंदर सिंह पठानकोट पुलिस को फोन कर सूचना देते हैं। वो बताते हैं कि सेना की वर्दी में 4 से 6 लोगों ने उनकी गाड़ी छीन ली, उनके दोस्त को चाकू से मारा और उसका मोबाइल भी छीन कर ले गए। 2 जनवरी 2016 रात 12:10 पठानकोट, पंजाब। पठानकोट के करीब से ही एक फोन कॉल पाकिस्तान जाता है। कॉल एसपी समिंदर सिंह के दोस्त राजेश शर्मा के उसी छीने गए फोन से किया गया था। 2 जनवरी 2016 रात के 12:15 बजे पठानकोट, पंजाब। एसपी की शिकायत के फौरन बाद से ही उनके दोस्त राजेश शर्मा का फोन इंटरसेप्ट हो रहा था। पाकिस्तान कॉल जाते ही फौरन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। 2 जनवरी 2016
रात के करीब 12:30 बजे एयरफोर्स स्टेशन के करीब कथरौल गांव, पठानकोट, पंजाब। पुलिस को अचानक खबर मिलती है कि गुरदासपुर के एसपी की कार एयरफोर्स स्टेशन के करीब कथरौल गांव में लावारिस खड़ी। पुलिस जब वहां पहुंची तो देखा कि एसपी की कार के साथ साथ वहां एक इनोवा गाड़ी भी है। जांच में पता चला कि दोनों गाड़ियों में तेल फुल है, यानी गाड़ी छीनने के बाद उसे ज्यादा नहीं चलाया गया था। दोनों गाड़ियों की टंकी का तेल फुल होना, गाड़ियों का एयरफोर्स स्टेशन के करीब पाया जाना, गाड़ी छीनने वालों का सेना की वर्दी में होना, छीने गए मोबाइल से पाकिस्तान बात करना, ये वो चीजें थी जिसने फौरन पठानकोट से लेकर दिल्ली तक को अलर्ट कर दिया। इसी के बाद सेना ने पुलिस की मदद से फौरन एयरफोर्स स्टेशन के उसी करीबी गांव कथरौल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। घर घर जाकर तलाशी ली गई, मगर गाड़ी छीनने वाले वो अजनबी कहीं नहीं मिले। करीब 2.5 घंटे बाद 2 जनवरी 2016 तड़के 3:05 एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट। सेना की वर्दी में आतंकवादी एयरफोर्स स्टेशन की दीवार फांदकर किसी तरह एयरबेस के अंदर गेट तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद अंदर से पहली बार फायरिंग और हथगोले की आवाज सुनाई देती है। अश्वनी कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट, आज तक। देश में शायद ये पहला मौका था जब किसी आतंकवादी हमले की पुख्ता जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास थी। गुरदासपुर के एसपी का अगवा होना, एसपी की गाड़ी का छीना जाना और फिर एसपी के दोस्त के मोबाइल से पाकिस्तान कॉल किया जाना। इसके बाद एसपी की वही गाड़ी एयरफोर्स स्टेशन के करीब से पाया जाना। ये तमाम चीजें इशारा कर रही थी कि एयरफोर्स स्टेशन आतंकवादियों के निशाने पर है। इसके बाद रात को ही खास सेना के जवानों की टुकड़ियां वहां तैनात की गई, कमांडोज पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद हमला हो गया। वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21, पाइसन, Mi-25, Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तकनीकी एरिया में ये तमाम लड़ाकू विमान खड़े थे, फ्यूल से भरे हुए, और आतंकवादियों का टारगेट इसी तकनीकी एरिया में पहुंचना था। मगर किस्मत अच्छी थी, गुरदासपुर एसपी का अगवा होना और उनके दोस्त से छीने गए मोबाइल से आतंकवादियों का पाकिस्तान कॉल लगाना, इन दोनों चीजों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था। एयरफोर्स स्टेशन के करीब ही एसपी की कार की बरामदगी के बाद 1 जनवरी यानी शुक्रवार की रात को ही डेफिनेट अलर्ट जारी करते हुए सेना की स्पेशल फोर्स के 2 कॉलम यानी 150 जवान आनन फानन में एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तैनात कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, वायुसेना के गरुड़ कमांडोज की भी तैनाती की गई थी। लेकिन इसके बावजूद आतंकवादी सुरक्षा का पहला घेरा तोड़ने में कामयाब रहे। वो जंगल के पीछे के रास्ते से दीवार फांदकर गेट तक जा पहुंचे। गेट पर डीएससी जवान तैनात थे। आतंकवादियों ने सबसे पहले उन्हीं पर गोलियां बरसाई। इसमें डीएससी के 2 जवान शहीद हो गए। अब आतंकवादी रात के अंधेरे में गोलियां चलाते और हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए किसी तरह एयरफोर्स स्टेशन के तकनीकी एरिया में पहुंचना चाहते थे, जहां तमाम लड़ाकू विमान खड़े थे। मगर फायरिंग की आवाज से एयरबेस में तैनात सेना के जवान और कमांडोज अलर्ट हो गए। इसी के बाद अब दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। वक्त बीतता जा रहा था पर एनकाउंटर जारी था। सेना और कमांडोज की कोशिश थी कि वो आतंकवादियों को किसी तरह एक कोने में फंसा कर रखें। तकनीकी एरिया पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में था। आखिरकार करीब 5 घंटे की गोलीबारी के बाद पहले 2 आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। तब सुबह के 8 बजे थे। मगर बाकी के आतंकवादी अब भी लगातार गोलियों के साथ साथ हथगोले बरसा रहे थे। पर अब दिन का उजाला था। हेलीकॉप्टर की मदद से भी बेस के अंदर आतंकवादियों को अगले दिन और मुठभेड़ चली। सुबह 11:30 बजते
बाकी के आतंकवादी भी ढेर कर दिए गए। मगर इस दौरान सेना के गरुड़ का एक कमांडो भी आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हो गया। तलाशी के बाद एयरफोर्स स्टेशन के 90% एरिया को उसी वक्त सैनिटाइज कर दिया गया था। बचे हुए एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी थे। खबर है कि घिर जाने के बाद एक आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया था। मारे गए आतंकवादियों के पास से AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, GPS सिस्टम समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुसे इन आतंकवादियों की रणनीति थोड़ी अलग थी, लेकिन इरादे वैसे ही थे जैसे अक्सर आतंकवादियों के होते हैं। मसलन रास्ते में 2 लोगों को इन्होंने पकड़ा, लेकिन कहीं भी गोली नहीं चलाई। 2 गाड़ियों को इन्होंने छीना, लेकिन दोनों को छोड़ दिया। और जिस तरीके से सीधे एयरफोर्स स्टेशन पर वो पहुंचे हैं, इसे यही लगता है कि ये आतंकवादी अपना इरादा पक्का करके, मंजिल तय करके यहाँ पर आए थे। अश्वनी कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, पठानकोट आज तक। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तकनीकी एरिया में भारतीय वायुसेना के एक से एक जंगी विमान खड़े थे। इन जंगी विमानों में पूरी तरह से फ्यूल भरा था, क्योंकि अक्सर इमरजेंसी के लिए इन विमानों को तैयार रहना पड़ता है। आतंकवादियों का इरादा तकनीकी इलाके में घुसकर इन्हीं विमानों को अपना निशाना बनाने का था, बारूद से इन विमानों को उड़ाने का था। जरा सोचिए, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो एयरफोर्स स्टेशन का कितना बड़ा इलाका तबाह हो जाता। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बड़े धमाके की थी साजिश। लड़ाकू विमानों को बारूद से उड़ाना चाहते थे आतंकवादी। आतंकवादियों के पास भी भारी मात्रा में गोला बारूद, मगर एक फोन कॉल ने आतंकवादियों की साजिश की नाकाम। एयरफोर्स स्टेशन के तकनीकी एरिया के अंदर भारतीय वायुसेना के कई लड़ाकू विमान मौजूद थे, वो भी फ्यूल से भरे हुए, क्योंकि अमूमन इन लड़ाकू विमानों को किसी भी इमरजेंसी के लिए हर वक्त तैयार रखा जाता है। अब जरा सोचिए, फ्यूल से भरे इन जंगी जहाजों को बारूद से उड़ा दिया जाता तो क्या होता। जाहिर है एयरफोर्स स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा उड़ सकता था। आतंकवादियों का इरादा यही था। लेकिन गुरदासपुर के एसपी को अगवा कर, उनकी कार लूट कर और एसपी के दोस्त के छीने गए मोबाइल से कॉल लगाकर आतंकवादियों ने गलती कर दी, क्योंकि पाकिस्तान में किए गए उसी फोन कॉल ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए और उसी की वजह से वक्त रहते एयरफोर्स स्टेशन के अंदर खास तौर पर तकनीकी एरिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यही वजह है कि आतंकवादी तमाम कोशिशों के बावजूद एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तकनीकी एरिया तक नहीं पहुंच पाए। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स स्टेशन पर हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी पाकिस्तान के बहावलपुर से ट्रेनिंग लेकर आए थे। इन आतंकवादियों का ताल्लुक जैश के संगठन अल रहमान ट्रस्ट से है। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकवादियों के हैंडलर मौलाना अशफाक अहमद और हाजी अब्दुल शकूर हैं, जिनसे ये लगातार फोन पर बात कर रहे थे। कहते हैं कि इस हमले के लिए आतंकवादी पिछले 6 महीने से बहावलपुर में ट्रेनिंग ले रहे थे। वैसे पठानकोट हमले का कनेक्शन हाल फिलहाल के कई वाक्यों से भी जुड़ता दिख रहा है। फिर चाहे वो सनसनीखेज अंदाज में गुरदासपुर के एसपी का अगवा हो, जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए एयरमैन रंजीत का खुलासा, या फिर बीएसएफ के हेड कांस्टेबल का जासूसी कांड। दरअसल नवंबर के बाद से एक एक कर जिस तरह से खुलासे होते गए, उससे साफ हो गया था कि आतंकवादियों के निशाने पर क्या है। 28 दिसंबर को पकड़े गए आईएसआई मॉड्यूल रंजीत केके की गिरफ्तारी से भी पठानकोट की तरह हमले का अंदेशा हो चुका था। रंजीत केके एयरफोर्स में एयरमैन के पद पर तैनात था। उसकी पोस्टिंग पंजाब के ही भटिंडा एयरबेस पर थी। रंजीत की पुलिस हिरासत अब खत्म हो रही है। उम्मीद है कि पठानकोट हमले को लेकर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक रंजीत सोशल नेटवर्किंग साइट पर हनी ट्रैप का शिकार हुआ। लंदन की पत्रकार बनकर आईएसआई की एजेंट उससे अहम जानकारी ले रही थी। सूत्रों की माने तो रंजीत से दामिनी मैकनॉट नाम की लड़की ने भटिंडा, जैसलमेर,
और श्रीनगर में एयरफोर्स बेस की जानकारी मांगी। पुलिस जांच में पाया गया कि इस नाम के फेसबुक अकाउंट फर्जी है। नवंबर में पकड़े गए आईएसआई मॉड्यूल से भी आतंकवादियों की हरकतों की भनक लग चुकी थी। जम्मू से पकड़े गए बीएसएफ के हेड कांस्टेबल पर इल्जाम है कि वो जम्मू और श्रीनगर एयरबेस की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लीक कर रहा था। मगर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ यह हमला सवाल भी खड़े करता है कि जब 1 जनवरी की रात को ही साफ हो गया था कि यहाँ हमला हो सकता है, तब भी आतंकवादी एयरबेस के अंदर तक दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गए, जबकि इसी हमले के मद्देनजर एयरफोर्स स्टेशन में सेना और गरुड़ कमांडोज तक को तैनात किया जा चुका था। सत्येंद्र चौहान के साथ अशोक पठानकोट, आज तक। पाकिस्तान में हुआ आतंकवादी हमला सिर्फ एयरबेस पर हुआ हमला नहीं था, बल्कि इसके जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी के आकाओं के निशाने पर बहुत सारी चीजें थी। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाहौर की यात्रा की थी। इसके बाद ऐसा लगने लगा था कि दोनों मुल्कों के रिश्ते में मिठास आएगी, सुधार होगा, लेकिन आतंकवादियों को यही रिश्ता, यही सुधार शायद पसंद नहीं। ये आतंक के नाम पर कत्लेआम है। ये कत्ल है लाहौर में मोदी नवाज की मुलाकात का। ये कत्ल है दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हाथ का। ये कत्ल है बेहतर रिश्तों की बुनियाद और आतंक रहित उपमहाद्वीप के ख्वाब का। ये कत्ल है अमन के हर पैगाम। पठानकोट हमले में मंसूबा तो हर सुराग से यही सामने आ रहा है। सुराग सिर्फ इस बात से नहीं है कि हमलावर हमेशा की तरह इस बार भी सरहद पार से आए थे। हमले से पहले वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से फोन पर लगातार संपर्क में थे, बल्कि हमले की टाइमिंग भी बहुत कुछ कह जाती है हमले के मंसूबों को लेकर। अभी जुम्मा कुछ दिनों पहले की बात ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के बुलावे पर उनके घर चले गए। उनके जन्मदिन के मौके पर पारिवारिक मित्र की तरह शामिल होकर बेहतर रिश्तों की बुनियाद पुख्ता करते हैं। इसके आभार में नवाज शरीफ भी दोस्ताना रिश्तों और अमन चैन, आपसी भाईचारे से भरे भविष्य के संकेत देते हैं। मगर 8 दिन बाद ही फिर से आतंक का वही मंजर, हिंदुस्तान की पीठ में दहशतगर्दी का वही खंजर। और जैसा कि पूरे हमले की साजिश से पर्दाफाश हो रहा है, इस हमले का प्लान आतंकी उसी वक्त तैयार कर रहे थे जब लाहौर में दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री दोस्ती के दस्तरखान पर कदम बढ़ा रहे थे। तब सारी दुनिया इस पहल की दाद दे रही थी, मगर उसी पाकिस्तान की सरजमी पर बैठा आतंक का ये आका हाफिज सईद अपनी जहरीली जुबान में दोस्ती की पहल को वतन परस्ती के खिलाफ बता रहा था। सोशल मीडिया के साथ अपने रोजाना के भाषण में हाफिज सईद नवाज शरीफ की मुजम्मत कर रहा था। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान आमद ने मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के दिल दुखा दिए। ये सारी चीज़ें इंतहाई तकलीफ देह हैं, परेशान कुन हैं। क्या जाती दोस्ती पर कश्मीर कुर्बान कर दिया जाएगा? और इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले खुद नवाज शरीफ साहब पर आयद होती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा था हाफिज सईद ने, जो अमन और ख्वाब के बीच दोनों मुल्कों में नफरत के बीज बोता है। उसका ये बयान ये भी बताने के लिए काफी था कि जैसे हर बातचीत की, हर पहल के वक्त आतंकी हमलों की योजना फौरन बनती है, उसे अमल में लाने के लिए पाकिस्तानी सेना से लेकर खुफिया एजेंसी ISI तक शह देती है। इस बार भी यही हुआ। इस नापाक मंसूबे का एक सुराग हमले में शामिल आतंकी संगठन से भी मिलता है। पठानकोट एयरबेस पर हमले में लश्कर के साथ इस बार जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वैसे पूरे मामले की NIA जांच करेगी, लेकिन जैश ए मोहम्मद का हाथ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अब तक मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आतंकी 30 दिसंबर को भारत में दाखिल हो गए थे। उन्होंने गुरदासपुर के पास सरहद लांघी। खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकी बीते 6 महीने से ट्रेनिंग ले रहे थे
और इनको ट्रेनिंग ISI हेडक्वार्टर के पास बहावलपुर में दी जा रही थी। तो इस हमले के बाद यह साफ हो गया है कि लश्कर तैयबा के साथ जैश-ए-मोहम्मद भी भारत के खिलाफ आतंकी अभियान तेज कर चुका है। इसका आका वही मौलाना मसूद अजहर है जिसे 1999 में एयर इंडिया के विमान में सवार यात्रियों को छुड़ाने के बदले रिहा किया गया था। हिंदुस्तान के खिलाफ मसूद अजहर का यह सबसे बड़ा हमला हो सकता था अगर आतंकी एयरबेस के टेक्निकल एरिया में दाखिल हो जाते, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने इसे नाकाम कर दिया। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सिंह नेगी, पठानकोट, आज तक। पठानकोट एयरफोर्स पर हुआ हमला जैश-ए-मोहम्मद और अल रहमान ट्रस्ट के आतंकवादियों ने अंजाम दिया। यह वही ट्रस्ट और वही संगठन है जिसका सरगना मौलाना मसूद अजहर है। जी हाँ, वही मौलाना मसूद अजहर जिसे भारत ने रिहा किया था कांधार हाईजैकिंग के बाद, और अब भी वही मौलाना मसूद अजहर भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। मौलाना मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन का सरगना। आतंक के जिस कंधार कांड के बाद जो रिहा हुआ, उसने अपना मंसूबा और भी खूंखार कर लिया। जिहाद के नाम पर पूरे कश्मीर में खूनी खेल और बाकी हिस्सों में आतंकी हमलों की साजिश। पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार किया जाता है। आतंकियों के लिए इस मास्टरमाइंड की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे रिहा कराने के लिए आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस का विमान तक हाईजैक कर लिया था। 24 दिसंबर 1999 को जब काठमांडू से दिल्ली आ रही फ्लाइट को बीच रास्ते में 154 यात्रियों समेत हाईजैक किया गया था, तब मसूद अजहर भारत की गिरफ्त में था। तब वो हरकतुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा था और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में 1994 में ही गिरफ्तार किया गया था। लेकिन 31 दिसंबर 1999 को कंधार में 154 यात्रियों के बदले जो रिहा किया, उसके बाद जैसे हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी जंग का हीरो बन गया। तब भी इसकी हिफाजत में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI जुटी हुई थी और आज भी इसे सुरक्षित पनाह इन्हीं से मिली हुई है। पठानकोट हमले में जिन 6 आतंकियों के शामिल होने की बात की जा रही है, वो इसी के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में रखे गए थे। पठानकोट जैसे बड़े एयरबेस पर हमले के लिए इन्हें 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। इन्हें आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया गया था। योजना आत्मघाती विस्फोट से वायुसेना के विमानों को उड़ाने की थी। कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, इसीलिए पहले से ही हम लोगों ने इस संबंध में सावधानी बरती थी, और शायद यदि यह सावधानी न बरती गई होती तो कहीं कोई बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। अगर आतंकी इस प्लान में कामयाब हो जाते तो पठानकोट हमले की तस्वीर भी रूह कंपा जाती। मसूद अजहर ऐसे मामलों का मास्टरमाइंड माना जाता है और भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी कई बार कर चुका है। दरअसल अपनी रिहाई के 1 साल बाद ही जैश-ए-मोहम्मद नाम का अलग आतंकी संगठन इसी मंसूबे के साथ बनाया था। मसूद का पहला निशाना बना संसद भवन। दिसंबर 2001 में संसद पर हमले में शामिल आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेंड किए गए थे। हमले में जब मसूद अजहर का नाम सामने आया, तब इसे पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया गया था, मगर 1 साल के भीतर ही सबूतों के अभाव में पाकिस्तानी हाईकोर्ट ने इसे जमानत दे दी। 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के बाद मसूद अजहर अमेरिका की नजरों में आया। 2002 में अमेरिका ने मसूद अजहर को सौंपने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। मसूद अजहर अमेरिका और भारत दोनों की ही मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की जमीन पर आज भी खुले घूम रहा है और पठानकोट जैसे आतंकी हमले की साजिश रच रहा है, उन्हें अंजाम पहुंचा रहा है। पठानकोट में मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। आखिरकार आतंकवादियों ने पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन को ही हमले के लिए क्यों चुना? ये जानने के लिए इस एयरफोर्स स्टेशन की अहमियत को जानना जरूरी है। यहाँ से जब भी जंगी विमान उड़ता है तो पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर मिनटों में पहुंच सकता है और उन शहरों को नेस्तो नाबूद कर सकता है। और खास तौर पर यह भी जानना जरूरी है कि इसी एयरफोर्स स्टेशन में 108वां स्क्वाड्रन तैनात है।
हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने आंख में मिला दिया। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन सामरिक लिहाज से भारतीय वायुसेना का एक अहम ठिकाना, और इसी बेस में जैश के आतंकवादियों ने सेंध लगा दी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते, सेना के जवानों ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन भारत पाक सीमा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आने वाले आतंकवादियों की नजर इस बेस पर हमेशा लगी रहती है, और वो यहाँ हमेशा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। दरअसल यहाँ पर भारतीय वायुसेना का 108वां स्क्वाड्रन तैनात है। भारत पाक सीमा पर बने इस बेस पर सबसे ज्यादा MiG-21 है। इसके अलावा इस एयरबेस पर वायुसेना के दूसरे लड़ाकू विमान बाइसन, Mi-25, Mi-35 और अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। इस बेस से भारतीय वायुसेना पूरे पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती पाकिस्तान की सीमा पर भी नजर रखती है। वैसे आपको बता दें कि जुलाई 2015 में गुरदासपुर में जिस जगह पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था, वो इस एयरफोर्स बेस से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। 1965 में पाकिस्तान से हुई जंग के दौरान भी भारतीय वायुसेना ने पठानकोट बेस से ही दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके बाद ही खेमकरन की लड़ाई में दुश्मन सेना के पांव उखड़ गए और पाकिस्तानी सेना को हथियार डालने पड़े थे। भारत पाक सीमा के पास बने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जंग के हालात में इस बेस से भारतीय वायुसेना के जंगी जहाज पाकिस्तान के कई ठिकानों तक मिनटों में पहुंचकर उन्हें नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त से ये एयरफोर्स बेस आतंकवादियों के टारगेट पर है। मनजीत सिंह नेगी और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। वो कभी इज्जतदार शख्सियत बन जाता है तो कभी मुल्जिम और कभी नॉन स्टेट एक्टर, लेकिन भारत के खिलाफ उसके मन से नफरत जाती ही नहीं। वो हमेशा भारत में आतंकवादी हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता रहता है। इसके लिए बार बार आतंकवादियों को भेजता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं $10 मिलियन इनामी आतंकवादी हाफिज सईद की। हाफिज सईद पाकिस्तानी हुकूमत का वो मोहरा जिसके दिलो दिमाग में हर वक्त अगर कुछ छाया रहता है तो वो है हिंदुस्तान। फर्क बस इतना है कि उसके दिमाग में हिंदुस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है और जुबान में तोहमत। हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज सईद के मन में नफरत की बेल कोई आज नहीं बढ़ी, बल्कि ये बीज उसके मन में तभी पड़ गया था जब दोनों मुल्कों का बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान हरियाणा के रहने वाले उसके परिवार के कई लोग दंगों में मारे गए और इसके बाद उसने बस एक ही काम चुन लिया और वो था हिंदुस्तान से दुश्मनी। लेकिन दुनिया ने हाफिज सईद का नाम पहली बार तब सुना जब उसने 1990 में ISI की मदद से जमात-उद दावा के झंडे तले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बुनियाद रखी। इसके बाद सईद के इशारे पर लश्कर ने जम्मू कश्मीर समेत हिंदुस्तान के कई इलाकों में एक के बाद एक कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया और हर हमले के साथ सईद को बदनामी मिलती रही। लेकिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले में मौलाना मसूद अजहर के साथ हाफिज सईद का नाम भी सामने आया तो उसे अपने मकसद में एक और कामयाबी मिली। इसके बाद 11 जुलाई 2006 को मुंबई के ट्रेन धमाके और 26/11 के मुंबई हमलों के पीछे भी सईद के दिमाग की बात सामने आई, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई की बातें करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सके। हद तो ये रही कि तमाम सबूतों के बावजूद पाकिस्तानी कोर्ट ने हाफिज सईद को इस मामले से भी बरी कर दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद फिलहाल ये कोई नहीं बता सकता कि हिंदुस्तान का ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी आखिर कब हिंदुस्तान की जद में होगा और होगा भी या नहीं।
आज तक ब्यूरो। तो लगभग 17 घंटे के ऑपरेशन के बाद पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को खाली करा लिया गया है। 5 आतंकवादी जिन्होंने यहाँ हमला बोला था वो मारे गए और अब पूरी तरह से हालात काबू में। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।